रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान की अपन बात कर रहे थे। स्टार्टिंग अपन ने क्या बोला इनको? एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर अपन ने बात की थी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, की थी क्या? क्या बोला भाई अपन ने? एनाटॉमी, हाँ, शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति, आकार और उनकी बनावट या कंपोजिशन का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एनाटॉमी कहलाता है। फिर अपन ने किसकी बात की? और उन अंगों की क्रियाविधि यानी उनकी प्रोसेस, उनके फंक्शन का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। कहाँ का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कहाँ का वर्ड है भाई? दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एना और टॉमी। और अपन ने बात की एना मने अलग से, और टॉमी यानी काटना। शरीर को अलग से काट करके पता लगाया गया कि कौन सा अंग कहाँ है, किस आकार का है और उसकी बनावट कैसी है। ओके। उसके बाद अपन ने बात की थी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात अपन कर चुके हैं। इसे बोलते हैं भाई व्यायाम का शरीर की अंगों की क्रियाविधि या अंगों की प्रोसेस या तंत्रों की जो प्रोसेस है, कार्य करने की प्रोसेस है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन किसमें करते हैं भाई? जनक कौन है? अगस्त क्रोग। अगस्त क्रोग क्या है भाई इसका? जनक किसका है भाई? एक्सरसाइज। नेक्स्ट अपन ने बात की थी क्या भाई? आवश्यकता एवं महत्व। आवश्यकता एवं महत्व, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का शारीरिक शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। पहली अपन ने बात की थी शरीर को, शरीर के बारे में जानने के लिए क्या है आवश्यक? एनाटॉमी एंड। दूसरी अपन ने बात की थी खेल का, खेल का चयन या चुनाव करने में क्या है भाई? सहायक है। तीसरी अपन ने बात की थी शरीर के तंत्रों पर या मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी लेने में सहायक है। नंबर 4 अपन ने बात की होगी खेल चोटों के बारे में जानकारी। नंबर 5 की होगी चोटों का उपचार, चोटों के पुनर्वास में सहायक है। नेक्स्ट बात की होगी अपन ने दो खिलाड़ियों में अंतर करने में सहायक है। नंबर 8 बात की होगी लिंगीय भिन्नता, इसके बारे में भाई? लिंगीय भिन्नता में भी क्या है? सहायक है। नंबर 9 शोध करने में भी क्या है? सहायक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहां तक बात अपन कर चुके हैं क्या भाई? उसके बाद अपन ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात की थी, ठीक है ना? महत्वपूर्ण बातें जो बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और अपन ने पहली बात की होगी कौन सी? साइटोलॉजी। किसे कहते हैं भाई? कोशिका का अध्ययन। फिर अपन ने बात की होगी हिस्टोलॉजी, किसको बोलते हैं? फिर अपन ने बात की मायोलॉजी, मायोलॉजी। फिर मुझे बताओ किसको बोलते हैं भाई? जोड़ों का अध्ययन किसको बोलते हैं? सीक्वेंस मत याद रखो आप लोग, क्या है कि उस क्रम से याद रख रहे हो, नहीं। ऑर्थो किसको बोलते हैं भाई? ऑर्थो यानी जोड़ों का अध्ययन। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। उसके अलावा बताओ कार्डियोलॉजी बता दो। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? हृदय का अध्ययन है। उसके बाद आओ नेफ्रोलॉजी, किसको बोलते हैं? किडनी का अध्ययन। उसके बाद बताओ हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी रक्त और रक्त विकारों का अध्ययन। उसके बाद हेपेटोलॉजी, पेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। उसके बाद न्यूरोलॉजी तंत्रिका का अध्ययन। उसके बाद एंजियोलॉजी रक्त वाहिकाओं का अध्ययन। उसके बाद
लिख दो एक एडिनोलॉजी, लिख दिया क्या? लिखो एडिनोलॉजी। देखो एडिनोलॉजी, या इसको ही अपन बोल सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एडिनोलॉजी या क्या बोल सकते हैं इसको, देखो क्या, एंडो के अंदर ई आएगा ना, ए आएगा, ई आएगा, ई एन डी ओ, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ देखो एंडोक्राइनोलॉजी या एडिनोलॉजी बोल देते हैं इसको। इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। किसको बोलते हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हाँ सर, हाँ सर, ओके देन, ठीक। आपको दो बैलेंस हो ना, मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आप करते हैं, मैं डाल देता हूँ। देखो भाई एंडोक्राइनोलॉजी लिख दिया, एक सेकंड। हो गया भाई? क्या यहाँ तक बात करी अपन लोगों ने? इसके आगे बात नहीं करी ना। देखिए अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की संरचना जो है ना, वो वो संरचना स्टार्ट कहाँ से होती है? सेल। कहाँ से होती है भाई? सेल से स्टार्ट होती है। सेल, कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक। छोटी इकाई कौन सी है भाई? कोशिका। कोशिकाओं से ही बनते हैं टिश्यू। क्या बनते हैं? टिश्यू से ही बनते हैं ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनते हैं? और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी। क्या बनता है भाई? ह्यूमन बॉडी। बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। इस पूरे मानव ढांचे की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? सेल है। इस सेल, अच्छा, शरीर के प्रत्येक कोने के अंदर सेल है। शरीर के प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक अंग में क्या है, किससे बना है वो सेल से बना है। अच्छा, दो या दो से अधिक समान संरचना व समान कार्य की जब कोशिकाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू उत्तक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टिश्यू यानी उत्तक बोलेंगे। और जब दो या दो से अधिक उत्तक मिलते हैं तो उसे बनाते हैं ऑर्गन, यानी अंग बनाते हैं। दो या दो से अधिक अंग मिलकर जब किसी एक विशेष कार्य प्रणाली को संचालित करते हैं तो उसे बोलते हैं अंग तंत्र। ये तंत्र बोल दो। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? मानव शरीर। ओके, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई भाई? सेल हो गई। ये सिस्टम बना लो, ये सिस्टम बना लो। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ह्यूमन बॉडी।
बना लिया भाई, चलें आगे। चलेंगे आगे भाई, सबका हो गया क्या? चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सेल, कोशिका। कोशिका, हालांकि अपन सेल को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर ही, लेकिन सवाल जो सेल के आते हैं वो 4 से 5 सवाल फिक्स रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड तक सवाल पूछते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर मान लो पूछा तो पूछ लें, तो नहीं पूछते हैं। उसके आगे तो सेल टॉपिक ही नहीं है, अगर नेट और के अंदर तो सेल क्या है टॉपिक में है ही नहीं, पूछते हैं इस तरह का सवाल। तो कोशिका के बारे में 4 से 5 जो आधारभूत सवाल है वो अपना पता होना चाहिए, लेकिन अपन बात पूरी करेंगे। और अपन फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि यह शरीर की लिख सकते हो साथ साथ में, यह शरीर की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई है, लिख दिया क्या? ये शरीर की सबसे छोटी, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, और क्रियात्मक यानी फंक्शनल क्या है, यूनिट या इकाई है। इसका मतलब ये है कि शरीर की जो संरचना हुई है वो भी किससे हुई है, सेल से हुई है। और शरीर के अंदर जो भी फंक्शन यानी क्रियाएं होती है वो भी किस में होती है, सेल में होती है। शरीर में कोई प्रकार की क्रिया होती है, चाहे वो आपका शोषण हो, चाहे आपका वो पाचन हो, चाहे वो आपका उत्सर्जन हो, चाहे वो आपका मेटाबॉलिज्म हो, कोई प्रकार की क्रिया हमेशा किसमें होती है भाई, एट द एंड क्रिया होती है हमेशा ही सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होती है। यानी बॉडी का सारा फंक्शन किसमें होता है, सेल में होता है। बॉडी बनी किससे है, सेल से बनी है। शरीर का प्रत्येक प्रत्येक छोटा छोटा अंग किससे बना है, अंग बनते हैं ऊतकों से, ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से, अंग बनते हैं ऊतकों से, ऊतक बनते हैं। तो अपने कह दिया कि प्रत्येक अंग तंत्र का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है। अच्छा, प्रत्येक अंग तंत्र में एट द एंड क्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका के अंदर होती है। ये बात ओके है क्या भाई? तो छोटी इकाई कौन सी, कोशिका। नेक्स्ट लिखेंगे कोशिका की खोज। नेक्स्ट लिखोगे खोज, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665। नोट नोट सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति, नोट सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति। या नोट के अंदर ये फैक्ट है भाई, वॉन ल्यूवेनहॉक, वॉन ल्यूवेनहॉक, वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था भाई, वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कौन था भाई? कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कहते हैं कि डेड सेल थी, है ना। और कुछ दावे ये भी कहते हैं कि सेल तो डेड नहीं थी वो, लेकिन रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्म दर्शी था, वो इतना पावरफुल नहीं था कि उस सेल के अंदर लिविंग को देख सके,
जीवन को आइडेंटिफाई देख सके। इसीलिए बोलते हैं कैसी सेल थी वो, मृत कोशिका थी। कौन सी? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। लेकिन लेकिन सवाल यही पूछा गया है कि सेल यानी कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। और उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं हो ये तो ढूंढना क्या? ल्यूवेन हॉक। क्या ढूंढ लेना भाई? ल्यूवेन हॉक ढूंढना। नेक्स्ट बात लिखेंगे, नेक्स्ट बात लिखेंगे, शरीर की, शरीर की सबसे, सबसे मानव शरीर की, क्या लिखना भाई? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, कोशिका अंडाणु, 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 ओवियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, छोटी कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु लिख दिया गया भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये एग सेल है वुमेन्स के अंदर। किसके अंदर? महिलाओं का जो एग सेल या जनन कोशिका जो है उसे क्या बोलते हैं? ओवियम या अंडाणु बोल देते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई? जो पुरुषों के अंदर क्या है? एग सेल है, जो उनका सेक्स सेल है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म बोल देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका साइटिका। सबसे लंबी नर्व कौन सी है? साइटिका नर्व है भाई। समझिए क्या भाई? ये अपन ने फैक्ट फैक्ट की बात की है। इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है वो है। मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी लार्ज, लार्ज सेल कौन सी है भाई? अंडाणु है। सबसे स्मॉल सेल कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे लॉन्ग सेल कौन सी है? कौन सी है? तंत्रिका और यानी नर्व सेल, जिसका वास्तव में नाम क्या है? ये साइटिका नाम से है। किस नाम से? साइटिका नर्व जो है वो शरीर की क्या सबसे लंबी नर्व है। ठीक है, ये अपन ने कुछ फैक्ट की बात की है। एक बात और लिखें, लिखें कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया शेल्डन व स्वान। सेल थ्योरी क्या बोलते हैं इसको? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? शेल्डन व स्वान। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? शेल्डन और स्वान। शेल्डन और स्वान ने जो है वो सेल थ्योरी दी थी, सेल की कोशिका का सिद्धांत दिया था। किसने दिया भाई? शेल्डन और। देखिए ये सवाल जो है जनरल साइंस के हैं, बता रहा हूं आपको फिर एक बार। हाँ, एक सवाल बनता है बिल्कुल कि सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, बेसिक सवाल बनता है। ये सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। अपन जो बातें कर रहे हैं ना, ये मैंने 3 फैक्ट लिखाए हैं। कोशिका के बारे में 30 फैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। जनरल साइंस के अंदर कई बार ये सवाल लिखा देते हैं टीचर वगैरह। अभी तक, आज तक पीटी के किसी भी एग्जाम के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर इस प्रकार के सवाल कभी पूछे नहीं गए हैं। और मेरा अनुभव कहता है कि इस प्रकार के सवाल पूछेंगे भी नहीं आपसे कि स्मॉल सेल कौन सा है, लार्ज सेल कौन सा है। उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका कितनी जानकारी है। सेल, बोन्स, जॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिजीज, चोटों का उपचार, पोषण, जो जो बातें खिलाड़ी को जाननी बड़ी जरूरी होती है उन बातों की ही बात पूछेंगे भाई। बाकी ये जो फैक्ट है जनरल साइंस के, ये सवाल नहीं पूछते हैं, ये सवाल भी नहीं पूछा गया है। ये सवाल संभावना क्या है पूछने की बड़ी कम है, बहुत रेयर संभावना है। क्या पता कोई सन की हो ऐसा पूछ ही ले कोई फैक्ट वगैरह, तो अलग बात है। अब अपन बात करते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? सेल के बारे में अपन ने कुछ विशेष विशेष फैक्ट तो लिख दिए थे कि सेल की खोज करता कौन था भाई? रॉबर्ट हुक 1600। ये सवाल तो पूछा गया है, ये सवाल तो पूछ लिया गया है। सेल ही है, कोशिका ही है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और प्रत्येक अंग की एक संरचनात्मक इकाई भी होती है और एक क्रियात्मक। यहाँ दोनों एक ही है। फॉर एग्जाम्पल किडनी की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, किडनी की क्रियात्मक इकाई भी नेफ्रॉन, दोनों एक ही है। समझ गए? तो संरचना भी नेफ्रॉन से हुई है और उसमें फंक्शन भी किसमें होते हैं? नेफ्रॉन के अंदर ही होते हैं, जो क्या करता है आपके ब्लड को फिल्टर करता है। तो सेल जो है वो शरीर की क्या है? बेसिक यानी आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है भाई। ये बात कर ली अपन ने। इसके बाद अपन ने बात की जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन था? वॉन ल्यूवेनहोक। फिर अपन ने लार्ज सेल अंडाणु ओवियम की बात की थी, स्मॉल सेल स्पर्म शुक्राणु की बात की थी, और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल या क्या नाम था? साइटिका की बात अपन ने कर ली। सेल थ्योरी किसने दी थी भाई? शेल्डन और स्वान। मैंने कहा था वो फैक्ट जो लिखा है 3-4 पीछे वाले मैंने, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, उन पर इतनी ऊर्जा अपने को खर्च नहीं करनी। आओ भाई सेल के बारे में बात करते हैं। ये कोई मान लो सेल है, सेल कभी गोल नहीं होती। कि सेल का कोई निश्चित आकार नहीं है, गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, 3 कोने की भी हो सकती है, 8 कोने की भी हो सकती है, गोल नहीं होती है। हाँ, कहते हैं कि ब्लड सेल जो होती है, ब्लड सेल आरबीसी, वो गोल होती है। तो सेल का कोई निश्चित आकार नहीं है, साइज नहीं है, शेप नहीं है। निश्चित क्या नहीं है? साइज को मैंने कैसा नहीं, कोई 1 सेंटीमीटर की है या 5 सेंटीमीटर की है, ये फिक्स नहीं है। ना ही कोई निश्चित शेप है सेल का। तो अपन ने ये क्या बनाई है? ये अपन एक सेल बनाई। क्या बनाई है? सेल बनाई है। प्रत्येक सेल, मानव शरीर के अंदर प्रत्येक सेल के बाहर एक क्या होता है भाई? एक बाह्य आवरण होता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? कोशिका, उसके बाहर बनती है कोशिका की झिल्ली। क्या बनती है? कोशिका झिल्ली। ये लो, कोशिका झिल्ली। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज की कोई बाहर बनती है ना, कोई चीज परत बनती है, फिर काम कहीं हुए। एक तो सुरक्षा, आवरण। तो एक तो क्या प्रदान करना? आवरण प्रदान क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए। किसके लिए भाई? ताकि जो सेल का क्या कर सके? प्रोटेक्शन कर सके, बैक्टीरिया से कर सके, वायरस से कर सके, कोई भी अवांछित पदार्थ जो है वो सेल के अंदर एंटर। अपन भी क्या करते हैं? अपने घर के चार तरफ क्या निकालते हैं? 4 दीवारें निकालते हैं ना, बाउंड्री को निकाला, बाउंड्री, ताकि कोई भी गंडक, कोई गाय, कोई सांड महीने घुस जाए घर के महीने। यहाँ से निकाला, घर की कहीं करे सुरक्षा करे, यहाँ से पाए बनाओ भाई, वॉल बनाओ, वॉल ठीक बनाओ, आवरण अपन घर के बारे। तो वैसे ही इस सेल के बाहर जो क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल की सुरक्षा करती है, सेल को क्या करती है? आवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ झिल्ली के माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाले जाते हैं। और पोषण पदार्थ जो है, पोषण के पदार्थ है, वो झिल्ली के माध्यम से ही अंदर एंटर किए। अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं? उस झिल्ली के माध्यम से ही, गेट के माध्यम से बाहर निकलेंगे। और जो पोषण पदार्थ है, न्यूट्रिशन है, वो झिल्ली के माध्यम से क्या करेंगे? एंटर करेंगे। अच्छा, अपन अपन ने कहा था कि शरीर के अंदर प्रत्येक जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है? तो अपन क्या लेते हैं? सांस लेते हैं क्या?
सांस में अपन ने ऑक्सीजन भी ली है, जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन जो है वो एट द एंड कहाँ जाएगी, सारा कुछ चाहिए इसको ही है। भोजन लिया अपन ने तो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें जाएगा, सेल में जाएगा, प्रोटीन इसमें जाएगा, वसा इसमें जाएगी, सब इसमें ही जाएगा। अपन ऑक्सीजन लिए वो भी इसमें ही जाएगी, समझ गए। तो ऑक्सीजन अपन ने ली है, किसमें जाएगी, सेल में, किसके माध्यम से जाएगी भाई, तो इसका जो श्वसन है सेल का, क्या भाई, श्वसन जो है वो झिल्ली के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से, झिल्ली के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। एक बात। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे अगर अपन, ये प्रकृति में अर्ध पारगम्य होती है, कैसी होती है भाई, अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल होती है। सेमी यानी अर्ध, परमिएबल यानी पारगम्य, यानी इसकी परमिशन के बिना हर कोई चीज जो है इसके पार नहीं जा। ये वॉल है बाहर, वॉल माने मेम्ब्रेन है, झिल्ली है बाहर की बनी हुई, सिलेक्टेड चीजें ही, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही क्या करती है भाई, इसके अंदर जाएगी आई कार्ड दिखा करके। अगर सेल के काम की है तो उसको अंदर ले लेगी, है काम की नहीं है तो उसको अंदर नहीं लेगी। तो कैसी है भाई ये, अर्ध, अर्ध पारगम्य है। कौन सी भाई, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। ये उस फैक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं, कोशिका झिल्ली का एक और नाम भी है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बनती है प्रोटीन और वसा, मुख्यतः किसकी बनती है, प्रोटीन की और वसा की। मुख्यतः दो होते हैं, हालांकि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो मेजर है वो कौन से होते हैं, प्रोटीन व वसा की बनी हुई झिल्ली, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। या इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का आवरण प्रदान करना, कोशिका की सुरक्षा करना, अपशिष्ट पदार्थों को इसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है। शोषण, कोशिका की शोषण क्रिया झिल्ली के माध्यम से होती है। ये कैसी होती है भाई, अर्ध पारगम्य होती है, समझ गए। एनिमल सेल के अंदर तो एक झिल्ली होती है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर दो झिल्लियां होती है, दो, एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल। कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, भित्ति सुना आप लोगों ने, कोशिका भित्ति, तो वो किसके अंदर होती है, वो प्लांट सेल के अंदर होती है। ओके, लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोशिका के बारे में लिखिए, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ऑब्लिक करके लेना, ऑब्लिक करके, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम क्यों है अब अपन बात करेंगे आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मान लिक्विड, तरल, है ना। बढ़ते हैं, रक्त के अंदर दो भाग है, रक्त के अंदर प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो कोशिका के अंदर भी क्या होता है भाई, क्या होता है, लिक्विड होता है, गाढ़ा तरल होता है, रंगहीन होता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। नाम पहले प्लाज्मा हो, उसके बाद नाम कर दिया साइटोप्लाज्म। क्या कर दिया, साइटो। तो साइटोप्लाज्म को कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करती है, ये अलग कर रही है। सेल का जो बाहरी वातावरण है उससे क्या कर रही है भाई, अलग कर रही है, उससे क्या कर रही है भाई, अलग कर रही है। इसलिए नाम क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिखेंगे, लिखेंगे, यह प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है, प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है,
कोशिका का या को कर दो, बाह्य आवरण प्रदान करती है। यह कोशिका को बाह्य आवरण प्रदान करती है। तथा कोशिका की सुरक्षा करती है। सुरक्षा करती है। कोशिका की क्या करती है भाई? सुरक्षा करती है। हाँ हाँ, कर दो। की पूरी रुकी 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 पन्ना कटी कट हुई बीच में। देखिए, ये अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है भाई? अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है भाई? अर्ध पारगम्य होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे लिखेंगे अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, कोशिका की श्वसन क्रिया कोशिका की श्वसन क्रिया कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। श्वसन क्रिया कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। माध्यम से हो गया क्या? अंग्रेजी में हो तो सेमी परमिएबल नहीं दो, सेमी इंग्लिश लिखूं हिंदी लिखूं? परमिएबल। सेमी 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 तो लिख दोगे ना? परमिएबल, सेमी परमिएबल हो गया। ये किसके बारे में बात की अपन ने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, जो किसकी बनी होती है? ये लिखी बात अपन ने, लिखी ना बात अपन ने? प्रोटीन व वसा की बनी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका का आवरण बनाना या उसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन लोग, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बात करेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, सेल के अंदर सेल सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, एक केंद्र। क्या होता है भाई? केंद्र। और सेल के अंदर ही आपके एक संरचना होती है, मान लो कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी होती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कि मामला सारा ये हैंडल करती है अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसी इसी कोई खोज, पेन दिख रहा है ये बराबर आपको? कोलिकर,
लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। खोज को लिखकर। नामकरण बेंडा, बेंडा, नामकरण बेंडा। नोट, रिचर्ड एल्टमैन ने इसे इसे बायोब्लास्ट बायोब्लास्ट नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया, नाम दिया। इसे कोशिका का इसे कोशिका का पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस। अब इसको आप भले कुछ ही नाम दे सकते हो। किसी ने कहा शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह, विद्युत ग्रह, क्या बोलते हैं, और विद्युत ग्रह कहा जाता है। अब बात करेंगे इसकी, इसलिए यहां तक अब बात करेंगे। लिख दिया क्या? इतनी बात थी, इतनी ही बात थी। इसकी बात कर रहे हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, ये सवाल नहीं पूछेंगे। नामकरण किसने दिया, ये सवाल भी नहीं पूछेंगे। रिचर्ड एल्टमैन ने इसको क्या कहा था, ये सवाल भी नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। बायो माने लिविंग, जीवन, जीव, ठीक है ना, बायोमैकेनिक्स। बायो माने क्या होता है, लिविंग। ब्लास्ट माने विस्फोटक। ब्लास्ट माने क्या होता है, तो ये जीवन के विस्फोटक कण है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवन का क्या है, विस्फोटक कण है। जीवन को विस्फोटक ऊर्जा प्रदान करता है। इसे नाम क्या दिया इसको, बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? ठीक बात है। तो इस बात का विशेष कोई महत्व नहीं है, अपने जो पीटी के अंदर महत्व नहीं है भाई। हो सकता है सामान्य साइंस में सवाल पूछ ले इसका। तो ये सवाल आज तक पूछे नहीं गए हैं, और संभावना ही क्या है पूछने की, बहुत कम है। जो सवाल परंपरागत पूछते हैं वो पूछते हैं कि सेल का पावर हाउस कौन सा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा ग्रह बोल दिया इसको, शक्ति ग्रह बोल दिया, विद्युत ग्रह, बिजली ग्रह और बोल दिया किसी ने। नाम तो क्या एक ही है ना, पावर। ऐसा हाउस सेल के अंदर तो क्या देता है आपको, पावर, यानी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और बिना ऊर्जा की गाड़ी चलती नहीं है। बिना ऊर्जा गाड़ी चलती है क्या? तो कोई सी भी गाड़ी हो तो कहीं चाहिए ऊर्जा। गाड़ी है तो चाहिए बिना पेट्रोल डीजल, समझ गए, बैटरी चाहिए उसको। तो बिना ऊर्जा गाड़ी चलती नहीं है ना। तो ये अपने बॉडी को चलाने के लिए क्या देता है भाई, ऊर्जा, पावर देता है अपने को। समझ गए बात को? पावर किस रूप में देता है? पावर देने के लिए इसके पास एक चीज है, उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है, क्या नाम भाई? एटीपी, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अपने बॉडी की एनर्जी करेंसी है। करेंसी समझ, करेंसी, मुद्रा है ना। ये शरीर की क्या है, अपने ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी की करेंसी है। जहाँ भी शरीर को जरूरत पड़ती है कार्य करने की, जब भी मांसपेशियां कार्य करती है, अपन हाथ पैर हिलाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, अपन कोई मूवमेंट करते हैं, उन मूवमेंट्स के लिए बॉडी को क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। मसल्स को चाहिए होती है क्या, ऊर्जा। तो वो ऊर्जा जो है वो कौन देती है भाई, आपकी एटीपी।
एटीपी जो है वो कहाँ होती है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी को संचालित करता है आवश्यकता के अनुसार। जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता हुई वहाँ उसने एटीपी को भेज दिया। अब क्या करेगी एटीपी, ऊर्जा प्रदान करेगी। एटीपी जो है एडिनोसिन, नाम पूछते हैं ये भी, क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जब ये एटीपी जो है वो ऊर्जा प्रदान करती है, सुनना और पढ़ेंगे इस बार, एमपीट अश्विन है अपन पढ़ लेंगे इस बार जो है ना, ऊर्जा तंत्र पढ़ेंगे अपन, समझ गए। बॉडी जब भी काम करती है सबसे पहले ऊर्जा के लिए हाथ कहाँ जोड़ती है, कहाँ जोड़ती है, एटीपी के पास। ये घणो समान को नहीं कने, 3-5 सेकंड समान है, ये तो सिर्फ 3 से 5 सेकंड का समान है इसके पास। लेकिन इनिशियल गाड़ी स्टार्ट कौन हो करंट देवे वो, मैं बोले भी झटको देवे नहीं, हाँ झटको देवे, गाड़ी स्टार्ट कर दे पानी है। 3 से 5 सेकंड तक जो है वो आपकी बॉडी ऊर्जा कहाँ से ले लेगी, एटीपी से ले लेगी, फिर एटीपी फ्री है, तो क्या है। उसके बाद अच्छा, एटीपी जो है ना, एटीपी ऑक्सीजन की एब्सेंस में करती है काम। ये एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी के अंदर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एटीपी जो टूटेगी ना एडीपी के अंदर, तो एक फास्फेट का अणु निकलेगा। क्या निकलेगा, फास्फेट का अणु निकलेगा। और अपने को क्या मिलेगी साथ में, ऊर्जा। जब ऊर्जा मिलती है तो साथ में और ऊष्मा भी मिलती है ना, तो ऊर्जा मिलेगी, बॉडी काम करेगी तो क्या बनेगी साथ में, ऊष्मा और बनेगी। ओके क्या, तो ये मामला खत्म हो गया। अब कितना 3-5 सेकंड के बाद में एक और सिस्टम चले, जिन बोले एटीपी पीसीआर सिस्टम। एटीपी फास्फेट क्रिएटिन, फास्फेट ये पुनः क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। इसके पास क्या है, फास्फेट है, एडीपी के साथ जुड़ेगा ये फास्फेट, क्या बन जाएगा फिर से, इतनी गणों समान को नहीं, 10 से 12 सेकंड समान है बिल्कुल। एटीपी और एटीपीसीआर सिस्टम है ना, दोनों मिलकर ही आपके बॉडी को 10 से 12 सेकंड तक क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, कार्य कर देते हैं अभी। ओके क्या, डन है क्या। अच्छा बोला, इसके बाद से ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उसके बाद बॉडी चलती है आपकी अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम के ऊपर। क्या चलती है, अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम के ऊपर। उसके बाद अपन जब पढ़ेंगे ना ऊर्जा तंत्र तो बात करेंगे। पहले बॉडी का हाथ जोड़ेगी, तो ये जो है एक अच्छा सा मिश्रण है, एक रासायनिक मिश्रण है जो क्या करता है, जीवित प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, एटीपी। तो क्या नाम इसका, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई। ओके क्या। अच्छा दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया काम, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का श्वसन केंद्र। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी, अपन जो श्वसन करते हैं, श्वसन ये छोड़ते हैं, ये श्वसन नहीं है, ये तो ब्रीथिंग है। तो सांस लेना और छोड़ना तो क्या है, ब्रीथिंग। अपन किसकी बात कर रहे हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो अपन ने ऑक्सीजन ली है वो सेल तक पहुंचती है, और सेल जो है उस ऑक्सीजन और पोषण के माध्यम से, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करती है। उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीथिंग। ये तो ब्रीथ है क्या नहीं है, प्रश्वसन और निश्वसन, इनहेल और एक्सेल, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, श्वसन की बात कर रहे हैं। तो अपन जो भी श्वास लेते हैं उसके अंदर अपन ने ऑक्सीजन ली है, तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन और आपका जो सेल के अंदर पड़ा है पोषण, कार्बो प्रोटीन फैट, उसे क्या बना लेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कोशिका का क्या है भाई, श्वसन केंद्र है। कौन,
माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी है, एनर्जी एटीपी का संचालक है। इसके पास ऊर्जा के रूप में क्या होती है? एटीपी होती है, और ये उसे आवश्यकता अनुसार शरीर के अंदर प्रत्येक जगह भेजता रहता है। लिखेंगे, लिखेंगे भाई, लिख दिया ये तो भाई, ये तो हो ही गया ना। इसे कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, विद्युत ग्रह, बिजली ग्रह, बिजली घर कहते हैं। लिख दिया। नेक्स्ट इसमें लिखना, नेक्स्ट लिखोगे, इसी के अंदर लिखोगे कि यह यह एटीपी, ये एटीपी को ऊर्जा के रूप में, ये एटीपी को ऊर्जा के रूप में आवश्यकता अनुसार संचालित करता है। ये एटीपी को ऊर्जा के रूप में आवश्यकता अनुसार संचालित करता है। नीचे लिखोगे एटीपी, नीचे लिखो एटीपी है क्या, पूरा नाम क्या है? नीचे एटीपी का पूरा नाम लिखोगे ना, एटीपी लिखो, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। लिख दिया नाम पूरा, लिख दिया ना। नीचे लिखो दोबारा से एटीपी, एटीपी है क्या वो लिखा रहा हूं। ठीक है, एक मिश्रण, एक मिश्रण, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा परिवर्तनों के लिए, सभी जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। नोट, इसे शरीर की, इसे शरीर की ऊर्जा मुद्रा, ब्रैकेट में क्या करोगे, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी इंग्लिश में लिखूं क्या हिंदी? ठीक है, एनर्जी करेंसी, करेंसी होती है ना, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए, करेंसी, ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसे कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहते हैं। लिख दी ये बात, देखो फिर, इसे कोशिका का श्वसन केंद्र, रेस्पिरेशन सेंटर, रेस्पिरेशन सेंटर भी कहते हैं, श्वसन केंद्र भी कहते हैं। जब वो मुझे सर से याद आ गई, जीके वगैरह से चल रहा है क्या तुम्हारा? जीके वगैरह से चल रहा है क्या? जीके, जीके है ना, और ग्रुप में ऐड रहना, और जब भी जीके का टेस्ट हो ना, टेस्ट टेस्ट देना आ जाया करना आप लोग। उससे क्या है कि वो रिवीजन चलता रहेगा, और इनमें से अपने एक दो दोस्त रखना, उनसे पूछते रहना कि अगला टेस्ट किस टॉपिक का होगा। अब आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हो ना जीके, तो उसमें क्या है कि जो टॉपिक बताए ना ये लोग कि हमारे 7 दिन बाद इसका टेस्ट होगा, तो उसकी तैयारी कर लेना आप लोग। उसके में क्या है कि आपको टारगेट मिलता रहेगा, आपको उस टारगेट से क्या है कि आपका रिवीजन चलता रहेगा। बिना टारगेट के पढ़े नहीं होती है,
तो मान लो कुछ उठा लिया आपने, कल्चर उठा लिया, हिस्ट्री उठा ली, क्या कहीं पढ़ना आगे आज वो पढ़ लिया, ऐसा होता है। क्योंकि टारगेट से क्या बराबर साथ साथ आपकी तैयारी चलती रहेगी कि भाई। अच्छा दूसरी बात है, कोई इनके भी नोट्स नाट्स ले लेना आप लोग, और वो उनको दोनों को ही पढ़ लेना। जो पढ़ रहे हो आप वो तो पढ़ना ही है। नोट्स में क्या है कि बातें सब सेम ही होती है 90%, 10% बात उन्होंने आपको जब पढ़ा आपने उन्होंने अलग लिखाई होगी, इन्होंने अलग लिखाई होगी, दोनों को याद कर लेना है। टेलीग्राम तो इनको इनके एक दो बात से रखा करो ना, तो दोस्त बनता हूँ मैं। हाँ ग्रुप तो बनाया हुआ है, इसके अंदर है तो उसमें ऐड हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? इसके अंदर लगे हुए हैं जगह जगह पर, ये लगा इसके अंदर लगा। हाँ इस वाले का लगा हुआ है ना, लगे तो पड़े हैं, ये लगे पड़े हैं, ये वाला है, अपन वाला नहीं है ये। पुराने वाले पड़े होंगे उधर बाहर लगे हुए होंगे, ऑफिस से मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, है कोई सा जॉब की इच्छा हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, मैं तो शाम वाले में ऐड होऊंगा तो ऐड रहना उसके अंदर, ताकि आपको क्या सूचनाएं मिलती रहेगी भाई कल भूगोल का टेस्ट है या पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, उसके अकॉर्डिंग टारगेट मिलते रहेंगे आपको, टारगेट से क्या पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी आपकी। समझ गए बात को? चलिए, क्योंकि वो वाला पार्ट भी पढ़ना है, ये खाली इस पे ही नहीं है अपना सिलेक्शन है ना, वो दोनों पर होगा। हो गया क्या भाई? नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए किसकी बात कर ली अपने भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की बात अपन कर चुके हैं, कोशिका झिल्ली की बात भी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अगला, राइबोसोम। क्या लिखेंगे? राइबोसोम। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक और संरचना होती है, ये अपन पढ़ रहे हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं अपन। कोशिका के अंदर भी और अंग है, कोशिकांग है, उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो उसमें कोशिका के अंदर एक और क्या है संरचना? राइबोसोम है। ठीक है, खोजकर्ता, खोजकर्ता एमिल पेलेड, एमिल पेलेड कौन है भाई? एमिल पेलेड। मैं ये सारे खोजकर्ता क्यों लिखा रहा हूँ, सवाल तो पूछते नहीं है, फिर भी लिखा रहा हूँ ऐसे ही, है ना, कि कुछ कुछ तो लिखाई देते हैं। समझे बात को? याद ऐसे नहीं करना इनको, नहीं याद करूँ करूँ, एमिल पेलेड ने याद कर लियो, मैंने कोलिकर बेंडा ने याद कर लियो, और मैं 2-3 बार पढ़ा दिया ना मैंने, इसलिए मेरे को याद हो गए भाई। मैं याद कभी बन गई आज तक ही, मजाक मत करूँ, सही सीरियस कहूँ। मैंने ये खोजकर्ता कभी याद नहीं किए है, अब 2-3 बार पढ़ लिए इनको तो वो क्या है कि मुंह पे याद आ गए अब तो। एमिल, जबकि है ना सवाल नहीं पूछते ऐसे, सवाल रॉबर्ट हुक का सवाल पूछा गया है, और रॉबर्ट ब्राउन जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसके अंदर की खोज की थी। आज से आज तक किसी भी एग्जाम में इन दो खोजकर्ताओं का ही सवाल पूछा गया है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का सवाल। उसके बाहर ये सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो अपने को ये ढूंढ ढूंढ करके याद नहीं करने हैं कौन से खोजकर्ता। क्या नहीं है, मैंने आधा लिखा है सर, आधा लिखा है कौन, मैं नहा लूँ गूगल करूँ, मैंने ऐसे याद नहीं करना, गूगल तो सब मिल जाएगा गूगल के ऊपर। एमिल पेलेट। अच्छा राइबोसोम, राइबोसोम का सवाल बनता है, बिल्कुल सवाल बिल्कुल राइबोसोम का पूछते हैं। और क्यों पूछते हैं? क्योंकि इसे इसे है ना, इसे कोशिका, देख सकते हो आप लोग, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, माल पड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इस फैक्ट्री के अंदर भी माल होता है, कौन सा माल होता है? प्रोटीन। देखिए इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य, मुख्य कार्य
प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। मुख्य कार्य क्या है भाई? प्रोटीन का सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करना कार्य किसका है? क्या करना? सिंथेसाइज करना, संश्लेषण इकट्ठा करना। ये काम किसका है भाई? राइबोसोम। राइबोसोम बनता है आरएनए और प्रोटीन से बनता है। बनता है किससे? आरएनए और प्रोटीन से बनता है। क्या भाई? राइबोसोम बनता है। अच्छा, अपन तो पढ़ते हैं आरएनए को, तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं अपन, आरएनए, डीएनए। तो इसका निर्माण किससे होता है? राइबोज, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। और किससे होता है? प्रोटीन से होता है। वो बात नहीं पूछेंगे। अच्छा, किसने की खोज? एमिल पैलेड ने। इसे क्या बोलते हैं? सेल की मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या करना होता है भाई? संश्लेषण करना होता है। किसका काम? राइबोसोम का। ये सवाल पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। लिखेंगे नोट, इसे कोशिका की, इसे कोशिका की आणविक मशीन, क्या बोलते हैं भाई? आणविक मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आणविक मशीन भी कहते हैं। इसका पैटर्न जो है, मशीन यानी क्या होती है? मशीन का क्या होता है? पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, तो सीक्वेंस में काम करती है। क्या करती है? सीक्वेंस में काम करती है। इस ये भी सेल के अंदर क्या करता है? लाइक एक मशीन काम करता है। कौन? राइबोसोम। इसलिए क्या बोल दिया इसको? आणविक मशीन। क्या बोल दिया? सेल की क्या बोल दिया? आणविक मशीन कह दिया। किसको बोल दिया? राइबोसोम को कह दिया। अच्छा सुनना भाई, अपन भोजन करते हैं, भोजन भोजन करते हैं, मुंह से करते हैं भोजन, मुंह के बाद में गले में आता है, फूड पाइप में आता है, और फूड पाइप के बाद वो स्टोमक में किसमें आता है? स्टोमक में आता है। स्टोमक, आमाशय में, पेट में 2 से 4 घंटे भोजन रहने के बाद में आपकी आंतों में आता है। आंत, छोटी आंत में आता है। अच्छा, छोटी आंत के अंदर आपने एक संरचना सुनी होगी, पेनक्रियाज, अग्नाशय, है ना? हम कहते हैं अग्नाशय से ही हार्मोन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय की, पेनक्रियाज की सेल्स होती है, उनमें गड़बड़ी होने से ही डायबिटीज होती है आदमी को। तो भोजन के पाचन के अंदर अग्नाशय जो है वो अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस देता है। उस रस के अंदर एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? उस रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों के अंदर भी अधिकतम मात्रा किसकी होती है? राइबोसोम यानी राइबोज की मात्रा होती है। क्यों? पाचन करना है किसका? क्यों पाचन करना है? प्रोटीन को पाचन करना है, प्रोटीन ने सिंथेसाइज करना है। समझ गया बात ने? तो भोजन के पाचन के अंदर जो अग्नाशय रस होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। भोजन का पाचन करने के लिए, भोजन में आए प्रोटीन का पाचन करने के लिए, उस प्रोटीन के अणुओं को तोड़ने के लिए मशीन काम करती है। कौन सी? आणविक मशीन, आणविक। तो सवाल क्या पूछा गया है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इसे आणविक मशीन भी कहते हैं। सेल के अंदर एक संरचना होती है, सेल में एक संरचना होती है। सेल है, सेल में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच होती है संरचना, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? कोशिका के केंद्रक से जुड़ी हुई एक दोहरी परत, जैसी
दोहरी प्रत्यंत डबल सरफेस की संरचना होती है, कौन सी? एंडोप्लाज्मिक। और इस डबल सरफेस के अंदर एक सरफेस तो होता है भैया चिकना, कैसा होता है? स्मूथ। एक होता है खुरदरा, रफ, कैसा होता है? खुरदरा। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो चिकना सरफेस, स्मूथ सरफेस है, यहाँ आती है अटैच आपके वसा। ये इसका स्मूथ सरफेस जो है वो वसा को संचालित करता है, और जो इसका खुरदरा सरफेस होता है, यहाँ लगे होते हैं आपके, क्या लगे होते हैं? तो सेल के अंदर जो है वो राइबोसोम कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी सतह के ऊपर अटैच रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ सरफेस के ऊपर क्या होते हैं आपके? अटैच होते हैं भाई, राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या कार्य है इनका? प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की आणविक मशीन। ओके, क्या लिखेंगे? क्या तक लिख लिया? लिख ही लिया क्या? लिखो, लिखो। यह यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी सतह पर, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राइबोसोम। नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या लिखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका वो सवाल नहीं पूछा गया कभी, इसका एंडोप्लाज्मिक लिखेंगे। यह कोशिका के केंद्रक से जुड़ी, यह कोशिका के केंद्रक से जुड़ी दोहरी सतह, यह कोशिका के केंद्रक से जुड़ी दोहरी सतह वाली संरचना होती है। दोहरी सतह वाली संरचना, यह कोशिका के केंद्रक से जुड़ी दोहरी सतह वाली संरचना होती है। लिखो संरचना सतह कौन सी है? ऐसे लिखो, चिकनी सतह, चिकनी सतह लिखना नीचे, वसा का संचालन, खुरदरी सतह, देखो राइबोसोम। दिया गया भाई, डन। नेक्स्ट लिखेंगे लाइसोसोम। क्या लिखेंगे भाई? एक और संरचना होती है भाई, क्या नाम से? लाइसोसोम। क्या नाम से भाई? लिखेंगे लाइसोसोम। क्या नाम भाई? लाइसोसोम। सवाल पूछते हैं इसका तो भाई, लाइसो माइटोकॉन्ड्रिया का सवाल पूछते हैं, राइबोसोम का पूछते हैं, और लाइसोसोम का सवाल
पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक का सवाल नहीं पूछा गया कभी भी। अच्छा, लाइसोसोम क्या काम करता है भाई? ये सेल के अंदर मौजूद रहता है। इसका मुख्य जो कार्य है, ये लिख देता हूँ, मुख्य कार्य भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ना। भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ना। भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ना मेन काम है इसका। भोजन अपन ने किया है, भोजन बड़े मॉलिक्यूल्स जो है, बड़े जो कण है, उन्हें स्मॉल स्मॉल कण में क्या करना, ये चाकू या कटिंग करता है। ये बड़े कणों को क्या करता है छोटे कणों में। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये भोजन के पाचन में सहायता कर रहा है ना, इसीलिए इसको कोशिका का पाचन बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग। क्या बोलेंगे? ठीक है, नोट, इसे कोशिका का पाचन बैग, इसे कोशिका का पाचन बैग कहते हैं। क्या करता है ये? भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का पाचन बैग या डाइजेस्टिव बैग कह देते हैं। तो इसका और काम है, जब भोजन अपन ने किया है, भोजन में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उन्हें भी क्या करता है, ये फ्री करता है, बैक्टीरिया को मारता है। कौन? लाइसोसोम। इसका अधिकार है इसको भोजन में आए बड़े कणों को तोड़ना है, और अगर साथ में कोई भी बैक्टीरिया आया है तो क्या करना है, उसको भी, उसको फोड़ना है, उसको नष्ट करना है। कौन करता है काम? ये भाई लाइसोसोम करता है। अच्छा, फिर इसके बारे में एक बात देखते हैं कि इसका जो कार्य है ना, कार्य वो सेल के बाकी जो कोशिकांग है उनको कंट्रोल करना भी है। उन्हें क्या करना है? उन्हें कंट्रोल करता है, कमांड देता रहता है ये कि तू तेरा काम कर सही से, तू तेरा काम कर। हाँ, मेरे को लपका करे नहीं हो कोई यूं ना, फोड़ा भी नहीं। कौन? एक आदमी ने फोड़े तो चलो क्यों फोड़ देवे, कई बार दो तीन आदमी लपका हल्ला कर लेना, हाँ मेरे मानो कौन क्यों जन वो कहीं करेगा कि मैंने ग्लाइकोसिडिक एंजाइम है हानिकारक, वो विस्फोट कर देवे और पूरी की पूरी सेल ने खा जावे, वो नष्ट कर देवे। क्या करता है? जीवित कोशिका को नष्ट कर दे। कई बार आपको खुद आपको अनियंत्रित हो जाओ, इसलिए बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। क्या बोलेंगे? लिखेंगे ये कभी कभी यह स्वयं अनियंत्रित होकर, कभी कभी यह स्वयं अनियंत्रित होकर संपूर्ण जीवित कोशिका का पाचन कर लेता है। कभी कभी यह स्वयं अनियंत्रित होकर संपूर्ण जीवित कोशिका का पाचन कर लेता है, पाचन कर लेता है। नोट, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। थैली क्या करती? थैली तो ही करेगा, विस्फोट ही करे। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग है ये। डाइजेस्टिव बैग भी यही है, पाचन का बैग भी यही है, सुसाइड का बैग भी कौन है भाई? लाइसोसोम। कौन है भाई? लाइसोसोम। परमाणु बम बोल दो। क्या है? सेल का ये एटम बम है। कौन सा? लाइसोसोम। जब सेल जो है वो ढंग से कार्य नहीं करती है, सेल अपना परफॉर्म सही से नहीं करती है ना, तो क्या करता है, सेल का क्या कर लेता है, ये पाचन कर लेता है, ताकि किसी और दूसरे कोशिका को खराब नहीं करे वो, और पड़ोसी सेल ने खराब नहीं करे, कहीं कर ले वो पाचन कर ले उस सेल को। जिन्हें मैं बोला सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं भाई? ये अपन बात कर रहे हैं, एक कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की अपन ने बात की है,
देखिए सेल के अंदर बीच में होता है एक अंडाकार संरचना से बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? केंद्रक या न्यूक्लियस? केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। बोलते हैं। फिर अपन ने बात की थी सेल का जो बाह्य आवरण है उसे बोल दिया अपन ने सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। कोशिका किसकी बनी होती है भाई? प्रोटीन और वसा की। दूसरा नाम था इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल के अंदर के प्लाज्मा को सेल के बाहरी वातावरण से सेपरेट करता है, अलग करता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। उसके बाद अपन ने कहा ये अर्धपारगम्य होती है, सिलेक्टेड चीजें ही अपने भीतर लेती है। उसके बाद मैंने बात की अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी इसके माध्यम से निकाला जाता है। पोषण पदार्थों का आवागमन भी किससे होता है? इसी के माध्यम से होता है। कोशिका का जो शोषण प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है? झिल्ली के माध्यम से जो एंटर करते हैं ना, झिल्ली के माध्यम से ही होती है। यहाँ तक बात करी अपन ने। फिर अपन ने बात की इसमें एक संरचना होती है और अपन ने कह दिया उसको माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी नहीं होती है, बना रहा हूँ मैं। क्या बोल दिया इसको अपन ने? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिर अपन ने एक और संरचना बना दी थी, बनाई थी क्या? कौन सी? राइबोसोम। तो अपन ने इसके बनाया ऊपर, ये लो। इसके ऊपर क्या था भाई? राइबोसोम। क्या था भाई? राइबोसोम था। इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर था। फिर अपन ने एक संरचना बना दी थी, कौन सी? ये लो, अपन ने लाइसोसोम बना दिया था। क्या बना दिया भाई? लाइसोसोम की अपन ने बात कर ली थी। अपन अब बात करेंगे एक और संरचना की, इसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं भाई? ये संरचना है रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका, वैक्यूलस, वैक्यूल्स। किसकी में लिखो भाई, लिखो रिक्तिका या वैक्यूलस। लेकिन रिक्तिका या इसे बोलते हैं रसदानी। क्या बोल देते हैं कई बार हिंदी में? रसदानी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूलस। कौन? नहीं, कंट्रोल नहीं करता है, ये कमांड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ढंग से काम नहीं करता है तो कमांड कौन करेगा? कौन करता है ये? लिखना कुछ नहीं इसके अंदर, लिखना मत, लिखना नहीं है। ठीक है, अपन कंट्रोल सेंटर तो कौन है? केंद्र क्या भाई? क्या है कंट्रोल सेंटर? कौन है पूरे सेल का? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है। किसकी बात की अपन ने? रिक्तिका, वैक्यूलस। अच्छा, ये क्या है कि सेल के अंदर जहाँ खाली स्थान होता है वहां पर ये जल से भरी थैलियां होती है, वाटर बैग है। क्या है सेल के? ये वाटर बैग है। कोशिका के अंदर पानी होता है क्या? कितना होता है? बहुत होता है, पानी होता है मान लो। 65 से 70% क्या होता है सेल में? जल होता है। अरे जब सेल में जल है तभी तो बॉडी में है, तो कहते हैं ना कि शरीर में कितना होता है भाई? 65 से 70% क्या होता है? पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। ओके। तो जो भी बनते हैं, मान लो कोई लिक्विड बन रहा है शरीर के अंदर, साइटोप्लाज्म बना है, कोई प्लाज्म बना है, तो उसमें मोस्टली पानी है। बाकी एंजाइम होंगे उसके अंदर, लेकिन मोस्टली क्या है? मोस्टली उसके अंदर पानी है। अपन कहते हैं कि शिकंजी है। शिकंजी क्या है? अरे शिकंजी में तो नींबू तो गए, वह तो पूरा पानी है ना। तो इतना सा अपन ने नींबू निचोड़ दिया, उसमें नमक डाल दिया हल्का सी चुटकी भर, थोड़ी शक्कर डाल दी, तो उसको क्या बोल दिया अपन? शिकंजी बोल दिया। बाकी उस शिकंजी को 95% तो कहीं है, पानी में बनी है आप अभी ने। तो चीज बनती है किससे? कोई भी पानी से बनती है, वाटर से बनती है? चलिए, तो वाटर निकाल लो बॉडी में से, खत्म बॉडी। अपन तो हल्का सा पानी कमी हो जाए ना बॉडी के महीने,
तो आज मर जाओ यार, और मर जाएगी। पानी के बिना बाकी कोई कुछ काम नहीं करता है। तो क्या है ये? वाटर बैग है, जल से भरी हुई थैलियां होती है। दूसरा काम है इनका शरीर के सॉरी कोशिका के अंदर और बाहर का जो दाब होता है ना, क्या होता है भाई? दाब। उस दाब को क्या करती है ये? कंट्रोल करके रखती है। इसको जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना, उसे क्या करती है ये? नियंत्रित करके रखती है। कौन? वैक्यूलस, रिक्तिका। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर भेजती है। कौन? रिक्तिका। कौन भेजती है? तो ये सेल को ड्रेन भी करती है। ड्रेन माने खराब पदार्थों को बाहर निकालती है। जल से भरी थैलियां हैं, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। कोशिका के अंदर का और बाहर का दाब भी नियंत्रित करती है और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर भेजती है। कौन भाई? लिखेंगे, लिखेंगे। ये कोशिका में जल से भरी थैलियां होती है। जल से भरी थैलियां होती है। जल से भरी थैलियां क्या लिख दोगे? वाटर बैग। जो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख दिया ना। ये कोशिका के अंदर तथा बाहर का दाब ये कोशिका के अंदर तथा बाहर का दाब बनाए रखती है। दाब को बनाए रखती है। नेक्स्ट, ये कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को ये कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन करती है? मृत्तिका, रसदानी या वैक्यूलस। ओके, बाकी की बात अपन करेंगे, अब कल करेंगे। 7:30 फिक्स एग्जैक्ट टाइम पे जाना भाई। आ जाऊंगा मैं टाइम पे, है ना? है? हाँ सही है ना? 7:30 से 9 कर लेंगे, 1.5 घंटा।